मॉर्निंग। आज की क्लास में बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम था कि बेंथम 18वीं शताब्दी का विचारक था। तो 18वीं शताब्दी एक ट्रांजैक्शन का टाइम था। ट्रांजैक्शन टाइम मतलब नए नए विचार आ रहे थे और पुराने विचार गायब हो रहे थे। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि नए विचार आ रहे हैं, पुराने विचार जा रहे हैं, तो किसी के विचारों में अस्पष्टता और विरोधाभास दिखाई दे। अनेक विद्वान 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं के शुरू में बेंथम ने राजनीतिक समस्याओं के क्षेत्र में जो चिंतन की प्रणाली अपनाई थी, उसके कारण बेंथम को आधुनिक विचारधारा का विचारक भी माना जाता है। तो जो विरोधाभास दिखता है उसके टाइम और संक्रमण का काल दिखता है, तो इसके कारण उसके विचारों में कुछ भ्रम और भूलों का समावेश होना है, जिसके कारण उसके सिद्धांत आलोचना का शिकार हुए हैं। तो उनकी आलोचना किन किन बिंदुओं पर कर सकते हैं वो देखेंगे। पहला पॉइंट है कि बेंथम ने अपने सिद्धांत को बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बना दिया था कि अगर उसे व्यक्ति अपनाएगा तो उससे व्यक्ति की उन्नति नहीं होगी, बल्कि समाज और व्यक्ति दोनों का आत्मत्याग करना पड़ेगा और नैतिकता के सिद्धांतों को बलि चढ़ानी पड़ेगी। भौतिक आनंद, फिजिकल प्लीजर को ज़्यादा महत्व देते हुए उसने मनुष्य के अंतःकरण, धर्म अधर्म, सत्य असत्य का कोई स्थान नहीं दिया। जैसे कि कुछ बदमाश लोग हैं, वो किसी साधु को लूट कर और तंग करके सुख पाते हैं, तो बेंथम के सिद्धांत के अनुसार तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक को सुख मिलता है, जबकि अधिक एक को दुख मिलता है और कई लोगों को सुख मिलता है। बेंथम ने क्या बोला? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। अगर एक साधु को कई गुंडे लोग परेशान करके सुख की प्राप्त करते तो वो बेंथम के अकॉर्डिंग सही है, जबकि इलीगल अनैतिक चीज़ है। तो भौतिकवादी सिद्धांत बना दिया इसके आधार पर आलोचना करते हैं। बेंथम ने मनुष्य को एक तरीके से मतलब पशु के तुल्य मान लिया था कि वो फिजिकल नीड ही उसकी सबसे बड़ी होती है और उसके आधार पर वो सुख प्राप्ति करना चाहे तो कर सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति से समाज में अव्यवस्था और अनैतिकता का प्रसार होता है ज़्यादा और उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है। तो इसके आधार पर हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। सेकंड जो आधार है जिस पर हम आलोचना कर रहे हैं वो ये है कि उसने उपयोगितावाद केवल मात्रात्मक सुख का समर्थन किया। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, गुणात्मक सुख का नहीं किया, क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी का समर्थन किया उसने। ये एक डरावनी स्थिति है। वो पढ़ाई को और खेल को, पुष्पिन जो खेल होता है बच्चों के, उसको एक बराबर सुखों की कसौटी पर मानकर बहुत बड़ी गलती की उसने कि दोनों एक जैसा होता है। इस सूत्र का क्या अभिप्राय था कि ताश खेलना, प्लेइंग कार्ड खेलना या सिनेमा देखने में यदि अत्यधिक सुख प्राप्त होता है तो वह पुस्तक पढ़ने और लिखने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोनों को एक तराजू पर तोल रहा है, ताश खेलना और पढ़ाई लिखाई को। तो इस आधार पर हम उसकी आलोचना करते हैं कि क्वालिटी महत्व नहीं रखती है क्वालिटी, क्वांटिटी महत्व नहीं रखती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल उसने ये बोला भी था, उसकी आलोचना करते हुए उसने सुधार भी किया इसने और बोला कि सुअर भाव से संतुष्ट रहने की अपेक्षा मनुष्य भाव से असंतुष्ट रहना ज़्यादा अच्छा है। मिल का स्टेटमेंट है कि यदि एक संतुष्ट सुअर एक असंतुष्ट सुकरात से बेहतर है तो ये गलत है। एक असंतुष्ट सुकरात अर्थात विद्वान एक संतुष्ट सुअर से ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी सुअर को कीचड़ में लेट कर मस्ती आ रही है और सुकरात जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक विचारक हुआ था, और अगर वो असंतुष्ट है तो इन दोनों में बहुत फर्क है। उसकी असंतुष्टि ज़्यादा मायने रखती है, जबकि सुअर की संतुष्टि कोई मायने नहीं रखती। तो इस आधार पर कि उसने सिर्फ मात्रा को महत्व दिया, गुण को महत्व नहीं दिया। थर्ड जो है कि उसका सुखवादी सिद्धांत का जो मापदंड है वो नितांत दोषपूर्ण है। उसकी ये मान्यता हम स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के औचित्य अनुचित्य का सुखवादी मापदंड से परीक्षण कर लेना आवश्यक है। ये
नहीं हो सकता हर किसी चीज़ का। सुखवादी मापदंड से हर किसी चीज़ को करने से पहले हम उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। और एक सभ्य मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए तो विविध प्रकार की रीति रिवाज प्रथाएं नियम होते हैं, जिससे उन्हें अनेक कार्यों को अच्छा बुरा होने का ज्ञान प्राप्त होता है, और तब वे उसकी सुखात्मक प्रवृत्ति से परिचित होते हैं। बेंथम ने कहा कि सुख दुख को माप सकते हैं, इसका मात्रात्मक विश्लेषण और मापन हो सकता है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान की मान्यता क्या है कि ऐसी पद्धति मानसिक घटनाओं के अध्ययन में प्रयुक्त हो सकती है, किंतु इससे इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाएगा। बहुत कम चीज़ों को हम मापदंड कर सकते हैं। तो ये एक आलोचना कर सकते हैं कि आप हर चीज़ को नहीं माप सकते सुख दुख के मापदंड के आधार पर। उसकी जो पद्धति बताई थी उसने 7 आधारों पर सुख दुख मापदंड पद्धति, तीव्रता, अवधि, समय की निकटता, वो उसके आधार पर हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज है बेंथम की, कि बेंथम ने सुख दुख का व्यापक अंतर करने के लिए शारीरिक रचना, चरित्र, शिक्षा, लिंग इत्यादि का आधार 32 आधारों पर उसका वर्गीकरण किया था। तो इस वर्गीकरण को देखकर प्रसन्नता तो होती है, लेकिन इतने आधारों पर आप सिद्धांतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, कैसे इनको आप जनरलाइज करोगे। बेंथम कहता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए सुख दुख की मात्रा निर्धारित करने वाले कारकों के निश्चित अंक देकर उनको पूरा योग निकालना चाहिए, और जिस कार्य को अधिक अंक मिले वही काम करना चाहिए। किंतु बेंथम की ये प्रक्रिया इतने आधार पर आप करोगे, 32 आधारों पर, तो प्रक्रिया को जटिल ही नहीं बनाता बल्कि भ्रामक और कपोलकल्पित भी बना देता है। अगर इस प्रकार आप निर्णय करोगे इन आधारों पर 32 पर, तो गणितीय बारीकियों का उपयोग तो किया ही जाएगा और परिणाम भी संदिग्ध ही रहेगा उसका। गणित जैसी निश्चितता और यथार्थता सामाजिक प्रक्रिया में कभी संभव नहीं होती है। सामाजिक विज्ञान में प्रयोगशाला का क्षेत्र होता है मनुष्य का मन, और उसके पर आप प्रयोग नहीं कर सकते हो कि कोई डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ऐसा करेगा ही करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो राजनीति में अंक गणित का प्रयोग उतना ही निरर्थक है जैसा कि अंक गणित में राजनीति का। आप इसका क्षेत्र एक दूसरे में नहीं इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये आलोचना है। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज है वो ये है कि बेंथम ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो अव्यवहारिक है एक तरीके से। उसने अपने आनंददायी व्यक्ति के चरित्र में वास्तविक जीवन से अलग होकर आगे बढ़ता हुआ वो प्रतीत होता है कि लोग स्वार्थ और कर्तव्य के बीच अंतर मानते हैं, किंतु बेंथम इसको नहीं मानता है। और अपने प्रामाणिक व्यक्ति के अध्ययन में बेंथम समाज और इतिहास को भी सम्मिलित नहीं करता है। तो इस प्रकार वे उन सभी क्षमताओं को छोड़ देता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और वे केवल 3 व्यक्ति, समाज और सरकार को ध्यान में रखता है, राज्य को ध्यान में नहीं रखता है। राज्य का बात ही नहीं करता है, वो सरकार की बात करता है। तो ये एक अव्यवहारिक सिद्धांत बन जाता है उसका। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज की, उसने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में राज्य में केवल उन्हीं विधियों का निर्माण हो सकता है, वो कहता है, जिनके द्वारा साधारण स्वार्थ की प्राप्ति संभव हो, क्योंकि विरोधी तत्व और विरोधी परिस्थितियों में इनका प्रयोग संभव नहीं है, और इस स्थिति में न्याय के स्थान पर अन्याय होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कि साधारण लोगों के स्वार्थ की प्राप्ति के लिए आप विधियों का निर्माण कर सकते हो, दूसरे लोगों का आप ध्यान रखो या नहीं रखो, तो इसका लाभ उठाकर पूंजीपति परिस्थितियों का अपना अधिक से अधिक लाभ उठाने पर अपने ही पक्ष में विधि बनाने का काम करेंगे, और मीडिया के द्वारा उसको प्रसारित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये तो पूरे समाज के हित में है। तो ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज है सॉरी, कि वो उसका वैज्ञानिक नहीं सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अमनोवैज्ञानिक कैसे है? क्योंकि मनुष्य की आकांक्षाएं विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होती है। मनुष्य एक जैसा, आप कहीं पर खड़ा है तो उसको सुख की प्राप्ति अलग होगी, उसकी देश और काल परिस्थिति होगी तो वो सेम नहीं होगी।
तो सुख दुख भी समान नहीं होकर भिन्न भिन्न होते हैं, और किसी भी दो मनुष्य की अनुभूति एक जैसी नहीं हो सकती। और हो सकता है कि एक बात किसी व्यक्ति को सुखदायी लगती हो, वही बात दूसरे व्यक्ति को दुखदायी लगती हो। यदि एक ही अनुभूति सबको सुखदायक लगने लगेगी तो निश्चय ही सुख की अनुभूति किसी की तीव्र होगी और किसी की मंद होगी। तो ये है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कि सुख दुख एक जैसे नहीं होते हैं, सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं, और सबको जो एक को अच्छी लगे वो ज़रूरी नहीं कि दूसरों को भी अच्छी लगेगी। तो ये है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि उसकी ये धारणा भी गलत है कि मनुष्य द्वारा कोई कार्य सुख की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। वास्तविकता क्या है, मनुष्य किसी कार्य को सुख के लिए नहीं करता, बल्कि सुख तो उसे कार्य करने पर स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा भी उसकी इंटरेस्ट है, समय है, परिस्थिति आदि के कारण मानवीय सुख दुख की मात्रा निरंतर बदलती रहती है। ये त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज है कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है वो समाज के बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला है, कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें क्या किया, बेंथम ने व्यक्ति के सुख पर महत्व नहीं देकर संख्या बल के सुख को महत्व दिया। और अगर बेंथम की बात मान ली जाए तो एक तानाशाही अत्याचारी राजा स्वयं को अधिकतम व्यक्तियों का प्रतीक मानते हुए स्वयं के सुख को ही सबका सुख समझा सकता है, और इस प्रकार की भयावह स्थिति पैदा हो सकती है कि वो अपना कोई भी कार्य अधिकतम संख्या के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज है हम कर सकते हैं कि बेंथम केवल सुख और आनंद की प्राप्ति पर ही बल देता है। भाई ये भूल जाता है कि सुख की भूख कभी नहीं मिटती है, इच्छाएं अंतिम रूप से कभी पूरी नहीं होती है। हम अपनी इच्छाओं को जितना पूरा करेंगे वो उतनी अधिक बढ़ती जाएगी, तो कोई अल्टीमेट नहीं है सुख की प्राप्ति का। नेक्स्ट जो एक क्रिटिसाइज कहता है, वेपर कहता है कि उसके दर्शन में मौलिकता का अभाव है। मौलिकता अर्थात तो उसके खुद के विचार नहीं है, कि वह अपने पहले के सिद्धांतों को पूरी तरीके से गले के नीचे उतार तो गया था, परंतु उसको पचा नहीं पाया। वेपर कहता है उसने अपने ज्ञान का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नॉलेज जॉन लॉक और डेविड ह्यूम से लिया, सुख दुख का सिद्धांत हेल्वेटियस से लिया, और ऐसे ही कई विचार अनेक विद्वानों से उधार लिया था। तो उसमें मौलिकता का अभाव है और ईर्ष्या की अधिकता है, और इस कारण अपने विचारों में भ्रम और भूलों का आधिक्य देखने को मिलता है। तो ये उसकी क्रिटिसाइज थी। सबसे बड़ी उसकी कमजोरी यही थी कि उसने मानव जीवन की आवश्यकता से अधिक सरल व्याख्या कर दी थी, और इस प्रकार समस्याओं का निराकरण अधूरा ही रह गया था। यो बेंथम की उपयोगितावाद के सिद्धांत की हम इन आधारों पर आलोचना कर सकते हैं। आपका एग्जाम आए तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में उसकी थोड़ी राजनीतिक विचार को देन पड़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आपका विचारक जेस मिल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में यहीं क्लोज करते हैं। ओके।